ठीक है, कुछ बताया नहीं गया तो इक्विलिब्रियम पकड़ना पड़ता है, वो मैंने सेकंड क्लास में ही बताया तुम्हें। तो ये अगर थीटा 2 है तो तुम्हें पता होगा कि ये थीटा 2 होगा। ठीक है, कोई कोई इधर पे लेमिस थ्योरम लगाना चाहते हो तो तुम लगा सकते हो, बट दैट विल बी वेरी लेंदी। ठीक है, मैंने लगा के देखा है कि वो बहुत लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर तुम ये थीटा 2 ये थीटा 2 होने से, क्योंकि दोनों वेरिएबल है ना इसलिए, तो ये तो टी है इस तरफ, तो ये आ जाएगा तुम्हारा टी कॉस थीटा। हम लोग डायरेक्ट इक्विलिब्रियम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का फोर्स निकाल के इक्वल कर देंगे। ठीक है, राइट साइड इक्वल टू लेफ्ट साइड ऐसे इक्वल कर सकते हो, ऊपर इंटू नीचे। तो बच्चों लेक्चर नंबर 6 में आज हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को आज हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, जैसे कि नॉर्मल, टेंशन, एफबीडी, जितना भी चीजें हम लोग ने लास्ट क्लासेस तक हम लोग ने कवर किया है उसको अच्छे से रिवाइज अगर करके आओगे तो आज का क्लास में तुम क्या कर सकते हो, एक एक क्वेश्चन तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो। पॉज करना, वीडियो को पॉज करके जरूर पहले एक बार ट्राई करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम लोग आज अटेम्प्ट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो लास्ट लेक्चर पूरा खत्म करके उसके बाद ही इधर आना। ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए नॉर्मल क्या होता है, तुम्हें पता होना चाहिए टेंशन क्या होता है, एफबीडी कैसे बनाना है। ठीक है, आज हम लोग मंकी प्रॉब्लम भी करेंगे, आज हम लोग टेंशन कैसे वेरी होता है अलग अलग डिस्टेंस में, जो लास्ट क्लासेस में हम लोग ने किया था। आज मैंने और ज्यादा उधर पे क्वेश्चन का वेरिएशन डाला है। तो जितना भी आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसको अच्छे से नोट करना, और ये सब क्वेश्चन ही डिसाइड करेगा कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छा है या नहीं है। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट मैंने दिया है उतना तुम अगर पूरा एब्जॉर्व कर लिया तो ये सब क्वेश्चन अभी तुम्हें बिना देख के, बिना सॉल्यूशन देखे खुद से सॉल्व करना चाहिए। अगर खुद से सॉल्व हो रहा है तो मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट सही है, नहीं तो अगर नहीं हो रहा है तो फिर से जाके कॉपी को खोलो और रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। अगर रिवीजन अच्छा करोगे तो ही क्या होगा, एग्जाम को फोड़ सकते हो। जेईई और नीट जैसा अगर एग्जाम देखोगे तो उसमें रिवीजन एक वन ऑफ द क्या होता है, मेजर फैक्टर होता है। लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन रिवाइज करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो रिवीजन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। कोर्स कभी ना कभी तुम्हारा सिलेबस खत्म होगा, लेकिन कितना रिवीजन है। जैसे कि अगर हम लोग लास्ट चैप्टर में चल रहे, सोचो कि हम लोग अभी वेव में चल रहे, ठीक है, या तो एसएचएम में चल रहे, तो तब ये डिसाइड करेगा तुम्हारा रैंक या तो तुम्हारा सिलेक्शन कि आगे का टॉपिक तुम्हारा पूरा कवर है क्या, पूरा रिवाइज है क्या। ठीक है, क्योंकि जब वेव चल रहा है या तुम्हारा एसएचएम चल रहा है तब सिर्फ उस पार्ट को तुम रिवाइज करके खत्म करके एग्जाम में जाके बैठ सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो तो लास्ट का पोर्शन है, लास्ट में आएगा। लेकिन उसके पहले का अगर देखोगे तो तुम्हें पहले का 2-3 बार 4 बार 6 बार कम से कम तुम्हें पढ़ के पूरा चीजों को रिमेंबर करके पूरा क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन लगा के, जितना मैं दे रहा हूं उतना पूरा खा के उसके बाद तुम्हें एग्जाम में बैठना है। ऐसा नहीं कि सर एक बार पूरा वेव खत्म होगा, एसएचएम खत्म होगा तभी हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। नहीं, रिवीजन हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद कम से कम 2-3 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। दूसरा, नया टॉपिक पढ़ने के पहले कम से कम प्रीवियस वाला रिवीजन हो जाना चाहिए। कम से कम तुम्हें 4 से 5 बार रिवाइज करके ही तुम्हें क्या होना चाहिए, कुछ अलग टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए। मतलब नीट या तो जेई देने के टाइम कम से कम तुम्हारा 10 बार क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। रिवाइज कम से कम जितना ज्यादा हो सके उतना करो, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा क्या होगा, मेमोरी में रहेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है, इतना वास्ट सिलेबस है कि तुम इधर अगर हाफ सिलेबस तुम रिमेंबर करोगे, हाफ सिलेबस भूल जाओगे। तो इसका मतलब यही चीज होगा कि रिवीजन इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन अच्छे से करो तो ही जाके तुम्हारा क्या होगा, फिजिक्स सुधर जाएगा। ठीक है, तो रिवाइज करते रहना, टाइम तो बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई करना है। ठीक है, क्योंकि ये एक साल तुम्हारा, एक साल 11 का फिर 12 वही डिसाइड करेगा कि तुम्हारा रैंक कितना आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर, जिसमें हम लोग करेंगे ढेर सारा क्वेश्चन। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो गया, और 1 में ही तुम देखोगे ना तो 1 में ही देखो क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 50 आइडेंटिकल ब्लॉक्स, हमारे पास 50 ब्लॉक है, ईच ऑफ मास कितना है 2 kg, आर प्लेस्ड इन ए लाइन ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, दे आर कनेक्टेड बाय लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। मतलब स्ट्रिंग एक्सटेंसिबल नहीं है, मतलब आइडियल स्ट्रिंग है जो हम लोग मानते हैं। ए कांस्टेंट फोर्स ऑफ 100 न्यूटन अप्लाइड ऑन द लास्ट ब्लॉक टू पुल द एंटायर सिस्टम, फाइंड द टेंशन इन द 48th स्ट्रिंग। समझ आ रहा है क्या? 48th जो स्ट्रिंग होगा उसमें हमें क्या निकालना है, उसमें हमें निकालना है कि कितना टेंशन होगा। ठीक है, दैट इज स्ट्रिंग बिटवीन, ये भी दिया हुआ है कि 48 और 49 के बीच में जो स्ट्रिंग है उसमें हमें क्या निकालना है, टेंशन निकालना है। ठीक है, इतना हमें समझ आ गया। तो इसको कैसे अटेम्प्ट करें सर, तो चलो देखते हैं। तुम्हें यह समझ आ रहा है कि इधर पे, तुम्हें यह समझ आ रहा होगा कि इधर पे हमारे पास ये दिया हुआ है कि इधर पे एक ब्लॉक होगा, इधर पे एक ब्लॉक होगा। ठीक है, इधर पे एक ब्लॉक होगा, फिर अगर तुम देखोगे तो इधर पे एक ब्लॉक होगा,
इधर पे एक ब्लॉक होगा, देख लो, ठीक है, इधर पे एक ब्लॉक होगा। फिर ऐसे करते करते बहुत सारा ब्लॉक है, मैं अभी डायरेक्ट पीछे चला जाता हूँ, ठीक है, इधर पे ब्लॉक होगा, इधर पे ब्लॉक होगा, तीन तीन दिखा रहा हूँ, बीच में बहुत सारा ढेर सारा ब्लॉक है, ठीक है। तो ऐसा कुछ ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक है। इधर पे मैं डॉट डॉट दे देता हूँ क्योंकि 50 तो बना नहीं सकते ना, अभी 50 तो नहीं बना सकते, तो इधर पे कुछ ब्लॉक है, तो टोटल 50 है, ठीक है। तो अभी तुम पॉज करके एक बार निकालने का ट्राई करो कि कैसे इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। टोटल 50 है और इधर पे कुछ ब्लॉक्स होंगे, तो हमें ये एक कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द लास्ट ब्लॉक टू पुल द एंटायर सिस्टम। लास्ट ब्लॉक में लगा है, लास्ट ब्लॉक मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 50 वाला, 50 तो ये हो जाएगा, लास्ट ब्लॉक मतलब ये हो जाएगा, ये 50 वाला लास्ट ब्लॉक मतलब यही तो हो जाएगा। 50 वाला ब्लॉक में कितना लगा है, हमने लगाया है 100 न्यूटन। कितना लगाया हमने, 100 न्यूटन का फोर्स लास्ट वाला ब्लॉक में लगाया, तो ये 49 वाला होगा, ठीक है, और ये 48 वाला होगा, ठीक है, ये 48 वाला होगा। तो 48 और 49 के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में ये जो स्ट्रिंग, देखो इसमें भी स्ट्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, स्ट्रिंग तो सब में है, इनके बीच में स्ट्रिंग लगा हुआ है, ये स्ट्रिंग लगा हुआ है, ये स्ट्रिंग लगा हुआ है, स्ट्रिंग है सबके बीच में, ठीक है। और ये 2 kg का है, 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 ये भी 2 kg का है, और ये भी 2 kg का है। तुम ये देख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट इधर पे ये होता है कि एक कांस्टेंट फोर्स 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द लास्ट ब्लॉक टू पुल द एंटायर सिस्टम। अब ये लास्ट ब्लॉक मतलब यही होगा कि 50 ब्लॉक ही होगा ना, कोई कोई इधर से ले लेंगे तो गलत हो जाएगा, कोई कोई इधर से ले लेगा तो सही हो जाएगा, क्योंकि लास्ट ब्लॉक मतलब 50 वाला ब्लॉक होगा, ठीक है। ये अगर फास्ट है, ये अगर फास्ट सेकेंड और थर्ड से अगर मैंने स्टार्ट किया तो वही तो लास्ट होगा ना। ये हमें समझ आ गया सर। तो हमें अभी कैसे निकालना है, कैसे चीजों को अभी तुम समझोगे, चीजों को कैसे समझोगे अभी, तो तुम्हें कुछ नहीं, एक सिस्टम बनाना है, बस सिस्टम बना लो। बस कैसे सिस्टम बनाओगे, सिर्फ 48 और 49 के बीच का तुम्हें टेंशन चाहिए, ठीक है। तो तुम ये वाला ले लो ना, बस हो गया। देखो तुम्हें कौन सा वाला स्ट्रिंग का चाहिए उसको रख दो, बाकी को हटा दो बस। ये 2 kg है, इधर एक स्ट्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, ये भी 2 kg है, ठीक है, ये भी 2 kg है, और इधर से तुम्हें 100 न्यूटन लगा हुआ है, ठीक है, ये 49 वाला है, और ये तुम्हारा टेंशन है इसमें जो हमें चाहिए टी डैश। समझ आ गया ना बात, बाकी इनको भूल जाओ, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट को भूल जाओ, ठीक है, ये पार्ट को भूल जाओ, ये पार्ट को हटा के तुम बस ये जो पार्ट जो इसके साथ कनेक्टेड है ना इस स्ट्रिंग से, बस ये स्ट्रिंग का टेंशन इधर पे दिखा दो, पूरा ये सिस्टम को ड्रॉ कर लो, ऐसा बन जाएगा तुम्हारा। समझ आ गया। तो ये 49 और 50 को इधर पे ड्रॉ करना था और किसी को इधर पे ड्रॉ ही नहीं करना था, ठीक है। क्यों, क्योंकि बाकी तुम सोचोगे सर इसको कैसे छोड़ दिया, अरे ये टेंशन है ना वो उसको संभाल लेंगे, ये टेंशन, ये जो टेंशन है ना इस पे ऑपोजिट में लग रहा होगा ये टी डैश, ताकि ये जो चीज है ना पूरा आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। अच्छा इधर पे सर कैसे निकालेंगे, 100 अगर देखोगे ना तो 100 न्यूटन जो है ना सर, 100 न्यूटन जो है, पहले नेट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम निकाल लेते हैं। नेट एक्सेलरेशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, एफ नेट डिवाइडेड बाई एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल फोर्स है, डिवाइडेड बाई एम नेट निकालते हैं, ठीक है। तो एफ नेट अगर तुम देखोगे, लास्ट क्लास अगर देख के आए तो ये सब तुम्हें पता होगा। एम नेट अगर तुम देखोगे ना तो एम नेट है हमारे पास 2 करके 50 बार है, 2 kg का 50 बार लगा हुआ है, और एफ एक्सटर्नल अगर देखोगे ना तो 100 ही लगा हुआ है, ठीक है। टेंशन इज इंटरनल फोर्स, टेंशन को इधर पे काउंट नहीं करते हम लोग, तो ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा इधर पे अगर एफबीडी बनाएंगे तो चल जाएगा क्या, ये टी डैश निकाला है, बस इसका एफबीडी, एक बार इसका भी एफबीडी बनाना पड़ेगा। ये पूरा सिस्टम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे की तरफ जा रहा है, तो इसका एफबीडी जब बनाएंगे तो टेंशन एक टी इधर लगेगा और एक टी इधर लगेगा, बोलो समझ आ गया। तो इसका जब टेंशन, इसका जब एफबीडी बनाएंगे, इसका एफबीडी में 100 आगे की तरफ, जिस तरफ एक्सेलरेशन इस तरफ पॉजिटिव मानते तो 100 आगे की तरफ, पीछे टेंशन स्मॉल कैपिटल टी, ठीक है। पीछे क्या हो जाएगा तुम्हारा, टेंशन हो जाएगा पीछे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए, एम इसका 2 और एक्सेलरेशन। तो इधर पे अगर तुम देखोगे ना तो टेंशन जो आ जाएगा वो 98 न्यूटन आ जाएगा,
ठीक है, इसके बीच का। अभी अगर तुम इसका बनाओगे ना, ये 2 kg का अगर बनाओगे, जो हमें चाहिए, टी डैश हमें चाहिए, इस 2 kg का अगर तुम देखोगे, ये 2 kg में इस तरफ तुम्हारा कैपिटल टी लग रहा होगा और इस तरफ तुम्हारा टी डैश लग रहा होगा और पूरा सिस्टम आगे की तरफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है। ठीक है, ये सब चीजें मैंने पूरा करवा के दिया है, तो वो सब चीजें देख के जरूर इधर आना। तो ये तुम्हारा हो जाएगा टी माइनस ये क्या हो जाएगा, टी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम, और साथ में क्या हो जाएगा, ए। तो ये जो टी है ना वो हमें पता है 98 है और टी डैश है इधर और ये तुम्हारा 2 है। तो इधर से तुम देख सकते हो कि ये 96 न्यूटन आ जाएगा तुम्हारा। कितना आ जाएगा, 96 न्यूटन आ जाएगा तुम्हारा आंसर। देख लो, इजी बात है। ठीक है, तो ऐसे करके तुम इसको निकाल सकते थे। कैलकुलेशन वगैरह देख लेना, एफबीडी बना लेना और आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से नोट करना और उसके बाद हम लोग आगे का देखते हैं। ठीक है, तो आगे में देखो, मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने इधर डाटा देके तुम्हें समझाया था और आज मैं डायरेक्ट तुम्हारा एक वेरिएबल क्वेश्चन में इधर पे लेके आया। ठीक है, ये एक वेरिएबल क्वेश्चन है, मतलब इसमें तुम देखोगे तो एक हमारे पास रोड है। ठीक है, ये अच्छा किताब में रहता है ये। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक्स डिस्टेंस दूर जाके, हमें क्या चाहिए, हमें एक्स डिस्टेंस दूर जाके, हमें क्या चाहिए, एक्स डिस्टेंस दूर जाके इसका टोटल लेंथ देखो एल दिया हुआ है। टोटल लेंथ अगर देखोगे ना तो एल दिया हुआ, हमें एक्स डिस्टेंस दूर जाके इधर पे जो पार्ट मिल रहा है ना, इधर का टेंशन निकालना है। ठीक है, इधर से तुम एक फोर्स इस तरफ लगा रहे हो, एक फोर्स तुम इस तरफ लगा, तो कैसे निकालोगे इसको, कैसे निकालोगे, एक्स डिस्टेंस जाके हमें क्या निकालना है, और टेंशन निकालना है। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एफबीडी बनाना पड़ेगा। ठीक है, एफबीडी बनाना पड़ेगा और इसका टोटल मास दिया हुआ है। ठीक है, ये मास लेस नहीं है, ये इसमें मास है। ठीक है, अगर ये मास, इसका जो मास है वो m है। ठीक है, अगर ये मास लेस होता ना तो टेंशन तो सेम ही होता, बराबर होता तब। ठीक है, बट इसमें मास है तो अभी टेंशन क्या होगा, थोड़ा सा इधर पे कुछ अलग होगा, इधर पे कुछ अलग होगा। तो एक्स डिस्टेंस दूर जाके कितना है वो हमें निकालना है। तो मैंने क्या किया, इसका एफबीडी बनाया। इसका एफबीडी में मुझे ये पता चला कि इस तरफ f लग रहा है, इस तरफ एक f लग रहा है। ये जो f जो है फोर्स इस तरफ लग रहा है और ये एक्स डिस्टेंस दूर जाके इधर पे टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है। तो इस बॉडी से अवे मतलब दूरी भागेगा, तो मतलब एक्स डिस्टेंस दूर तो मैं इधर पे ले आया तुम्हें, एक्स डिस्टेंस तो दूर मैंने इधर पे तुम्हें ले आया। एक्स डिस्टेंस दूर जाके इधर पे जो भी टेंशन लगेगा वो अवे फ्रॉम द बॉडी लगेगा, तो दिस टी। ठीक है, अच्छा अभी इसका मास कितना होगा वो हमें निकालना है। तो देखो पूरा लेंथ में मास दिया हुआ है m, तो पर यूनिट लेंथ में मास कितना हो जाएगा, m/l। तो x लेंथ में तुम्हारा मास कितना हो जाएगा, m/l इंटू एक्स। बोलो, ये सब चीजें लास्ट क्लास में समझाया था कि l में अगर m मास है तो 1 में m/l हो जाएगा, l से डिवाइड, और x से इंटू कर दो तो x लेंथ में हो जाएगा m/l इंटू एक्स। तो इसका जो मास है वो हो जाएगा m/l इंटू एक्स हो जाएगा इसका मास। ठीक है, ये हमें समझ आ गया। अच्छा, और उसके बाद अगर तुम उसका एफबीडी बनाओगे ना, जो और आधा लेंथ जो है तुम्हारे पास, आधा नहीं है, कितना है, l माइनस एक्स, l से x को माइनस कर दो तो तुम्हारे पास इसका मास कितना हो जाएगा, सेम फंडा m/l, और इस बार x ना इंटू करके l माइनस एक्स में चाहिए, तो l माइनस एक्स मैंने इधर पे कर दिया है। और इसमें अगर देखोगे ना तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ देखो इसने क्या बोलते हैं, इस पे अगर टेंशन देखोगे इस तरफ लग रहा है और इसमें अगर टेंशन देखोगे इस तरफ, क्योंकि अवे फ्रॉम द बॉडी होता है हमेशा, तो ये टेंशन की वजह से ये आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, नेट एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम कितना हो जाएगा वो बता दो मुझे बस। एक्सेलरेशन हमेशा होता है फोर्स बाय मास, या तो n नेट हमेशा क्या होता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय m नेट। इसमें अगर m नेट देखोगे ना तो कैपिटल M ही दिया हुआ है, तो कैपिटल M लिख दिया और f बाई m ही है इसमें। ठीक है, f ही तो है तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स f ही है, और f बाई m तुम्हारा नेट क्या हो जाएगा, फोर्स एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो इधर पे एक्सेलरेशन हमें पता है कि इस तरफ लग रहा है, एक्सेलरेशन अगर इस तरफ लग रहा है तो मैं क्या इक्वेशन लिख सकता हूँ, फोर्स f पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस ये माइनस ये, और क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा, ma m कितना है, इतना है, और a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें टेंशन t का वैल्यू चाहिए, तो इधर पे भी लिख लेते। चलो इधर पे भी अगर देखोगे, इधर से t का वैल्यू आ चुका है, तो लिख के कुछ फायदा नहीं, डायरेक्ट इधर से ही कर सकते हो या तो इधर से भी
निकाल सकते थे, ठीक है। ये इधर से भी निकालोगे ना तो एक्सेलरेशन डायरेक्ट फॉर्मूला ना लिख के इधर से जब सॉल्व करोगे तब एक्सेलरेशन का वैल्यू भी आ जाएगा, ठीक है। हम लोग ने शॉर्टकट एक्सेलरेशन निकाल लिया, इधर से और एक इक्वेशन लिखता पड़ता और दोनों को हम लोग सॉल्व करते तो ए का भी वैल्यू आता, टी का भी वैल्यू आता। अभी मैंने इधर पे ये लगा लिया तो इसका इक्वेशन नहीं लिखने से भी चलेगा, एफबीडी मैंने दिखा दिया। एफबीडी में ये दिखा दो कि इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ है। अच्छा, तो इसमें से अगर टी निकालोगे ना तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू एफ माइनस एम बाई एल एक्स, और ए के जगह में तुम बिठा दो एफ बाई कैपिटल एम, ठीक है। एम ने एम को मारा तो ये आ जाएगा तुम्हारा एफ एक्स बाई एल, एफ माइनस एफ एक्स बाई एल हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो एफ को कॉमन ले लेना, तो टेंशन जो भी आ रहा है वो आ रहा है, एफ को कॉमन ले लिया मैंने, एफ को कॉमन लेने से 1 माइनस एक्स बाई एल आ जाएगा, 1 माइनस एफ बाई एल आ जाएगा तुम्हारा टेंशन, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेना कैसे सॉल्व करते ये तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। ये तुम्हें बिल्कुल पूरा अंडरस्टैंडिंग के साथ ये आना चाहिए, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मास होता है, इसमें अगर मास होता है तो कैसे हमें निकालना है ये हमें आना चाहिए, ठीक है। तो टेंशन अगर एक्सेलरेशन नहीं पता है तो दोनों को सॉल्व करके ला सकते थे। इसका भी एक इक्वेशन लिख सकते हैं ना, टी क्या हो जाएगा, टी इजिकल टू एम ए हो जाएगा, इसमें टी इजिकल टू एम ए, क्योंकि इस तरफ तो कुछ लग ही नहीं रहा है तो इस तरफ पॉजिटिव टी माइनस इस तरफ कुछ नहीं लग रहा, इक्वल टू एम इंटू ए, और ए तो मैंने ऐसे निकाल लिया ना शॉर्टकट, ए अगर निकाल लिया तो ये इक्वेशन लिखने का जरूरत नहीं है, एक ही इक्वेशन से तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो आगे जाए। ए यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ, मतलब अभी मैंने इसको इसमें क्या डाल दिया है, इसमें मैंने अभी वैल्यूज डाल दिया, ठीक है। तो वैल्यू लेके अभी चलो करते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। चलो वैल्यू लेके सॉल्व करके देखते हैं कि ये टोटल अगर देखोगे 18 kg है, ठीक है, और अगर देखोगे तो 36 न्यूटन इसमें लग रहा है। पूरा सॉल्व करूंगा डायरेक्ट, तुम्हारा फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा क्योंकि फॉर्मूला तुम्हें याद थोड़ी रहेगा एग्जाम के टाइम में वो फॉर्मूला, ठीक है। तो तुम्हें आना चाहिए एफबीडी बनाना, ठीक है। अच्छा 36 न्यूटन आ गया और 2 मीटर दूर हमें निकालना है, और टोटल अगर तुम देखोगे 6 मीटर का है, ये टोटल ये 6 मीटर का है, तो हमें 2 मीटर दूर सेंस इधर निकालना है, कुछ इधर पे हमें टेंशन निकालना है, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं, हमें बस इधर पे क्या करना है, 2 मीटर का एक वो बना लेना है, ठीक है। एक ही अभी एफबीडी बनाऊंगा क्योंकि दूसरा एक्सेलरेशन तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे ना। एक्सेलरेशन इधर पे कितना हो जाएगा, ए नेट अगर देखोगे तो एफ एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई एम नेट हो जाएगा। एफ एक्सटर्नल अगर देखोगे ना तो 36 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, तो इधर 36 डिवाइडेड बाई अगर एम देखोगे ना तो 18 दिया है, क्या 18 दिया हुआ है, एम तो 18 दिया हुआ है और ये 36 दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो एक्सेलरेशन हमें मिल चुका है, तो सिर्फ एक बना लो, इसका बना लो, इसका अगर बनाओगे तो इस तरफ आएगा तुम्हारा 36 न्यूटन और इस तरफ आएगा तुम्हारा टेंशन, ठीक है। इस तरफ आएगा तुम्हारा टेंशन इस तरफ लग रहा है, ये टेंशन हमें निकालना है, ठीक है। 2 मीटर का है, बस इसका मास चाहिए होगा। मास कैसे निकालोगे, हमें पता है कि पूरा 6 मीटर में, ठीक है, पूरा 6 मीटर में देखो 18 kg है, ठीक है। पूरा 16 मीटर में अगर देखोगे, एक सेकेंड, अच्छा तो देखो पूरा 6 मीटर में 18 kg है, तो 1 मीटर में कितना हो जाएगा, 1 मीटर में 6 से डिवाइड कर दो तो 3 kg हो जाएगा 1 मीटर में। तो 2 मीटर में हमें चाहिए, 2 मीटर में 2 से इंटू कर दोगे तो 6 kg हो जाए, ठीक है। तो 6 kg का ये इसका मास हमें मिल चुका है, 6 kg का मास हमें कितना मिल चुका है, 6 kg। तो बस इसमें अभी इक्वेशन यूज कर लेना है। इक्वेशन क्या लगाओगे, ये इस तरफ जा रहा है 36 माइनस टी इक्वल टू एम ए, एम कितना आ गया था इसका 6 kg इंटू एक्सेलरेशन अगर देखोगे तो 2 आया था इसका, 2 एक्सेलरेशन इधर मैं लिख देता हूं 2, ठीक है। तो t इजिकल टू हमें मिल जाएगा 36 माइनस 12, देखो तो सब कुछ सही है क्या, 36 माइनस 12 इतना ही आएगा क्या, 24 न्यूटन ही आएगा क्या। एक बार बस कैलकुलेशन देख लेना है, बाकी सब कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह तुम्हें सीखना है इधर से, ठीक है। कॉन्सेप्ट सीख लोगे तो हो जाएगा, ये इक्वेशन लिखना तुम्हें सीखना है, बाकी तो देखो इजी है बहुत, ठीक है। 1 मीटर में 3 kg है, 2 मीटर में 6 kg हो जाएगा। 36 माइनस टी इक्वल टू 6 इंटू क्या हो जाएगा 2,
2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लोग ने एक्सेलरेशन निकाला था। तो ये 12 हो जाएगा, ये 12 इस साइड जाएगा, टी इस साइड आएगा, तो 12 से अगर ये माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 24 न्यूटन। ठीक है, तो 2 मीटर दूर अगर देखोगे तो 24 न्यूटन तुम्हारा क्या हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन ऐसा निकालना तुम्हें आना चाहिए था। चलो आगे आगे जाके देखो इधर पे। अच्छा सेम ही है, लेकिन इस बार ये हैंग्ड है मतलब ऐसा। ठीक है, ये भी मैंने करवाया था मास्क के साथ, लास्ट क्लास याद करो, सब कुछ करवाया है। ठीक है, तुम बोलोगे सर ने तो सब कुछ करवा के रखा है, तो फिर से क्यों करवा रहा है? सिर्फ वेरिएशन दिखा रहा हूं मैं तुम्हें कैसे हो सकता है। अभी इसको मैंने हॉराइजेंटली दिखाया, अब ये वर्टिकली हो गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या चेंज हो जाएगा? नहीं, कॉन्सेप्ट अभी तो और इजी हो गया, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, ये तो रेस्ट में ही रहेगा ना। ये अगर रेस्ट में रहेगा तो एक्सेलरेशन तो जीरो ही है। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन तो जीरो ही होगा। टोटल 5 मीटर है, टोटल 5 मीटर है, हमें चाहिए पूरा 2.5 मीटर में, मतलब हाफ 5/2 2.5 मीटर में हमें चाहिए, 2.5 मीटर में हमें चाहिए। तो हमें पता है कि 10 kg है, तो हमें यह पता चल गया कि 5 मीटर में 10 kg है। देखा, इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड, जो अभी लगा रहा हूं, ये लगेगा आगे बहुत जगह पे। ठीक है, तो 1 मीटर में हमें पता चल गया कि 2 kg होगा। ठीक है, 5 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो हमें कितना में चाहिए? हमें 2.5 में चाहिए। तो हमें पता चल गया कि 1 मीटर में अगर इतना हुआ तो 2.5 मीटर में इसको 2.5 से इंटू कर दो तो 5 kg हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये डायरेक्ट भी मिल सकता था, बट मैं फिर भी यूनिटरी मेथड करके तुम्हें समझा रहा हूँ। ठीक है, तुम सोचोगे सर इतना इजी क्यों कर रहे हैं, ताकि तुम्हारा बेसिक क्लियर हो जाए। देखो, ये तुम्हारा 2.5 मीटर है, ये तुम्हारा 2.5 मीटर है। इसका मास तुम्हें पता है क्या? इसका मास हमें पता है कि 5 kg है, 5 kg। तो नीचे कितना लगेगा? इस बार तो ग्रेविटी आएगा, पहले हॉराइजेंटली बैठा हुआ था तो नॉर्मल और mg एक दूसरे को कैंसिल कर रहा था, और तुम्हारा जो मोशन हो रहा था वो हॉराइजेंटल प्लेन में हो रहा था। इस बार देखो वर्टिकली है, तो mg तो पकड़ना पड़ेगा, तो 5 kg है ना, तो 5g लगेगा नीचे। ठीक है, और इधर पे अगर देखोगे टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो ये पार्ट के लिए अगर देखोगे तो टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा, ये टेंशन चाहिए हमें, बस हो गया। 1 सेकंड का क्वेश्चन था, ये टेंशन शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? ये तो इसका एक्सेलरेशन तो जीरो है ना, n8 तो इधर पे जीरो है, पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन तो नहीं हो रहा है, तो इसके वजह से जो तुम्हारा टेंशन आएगा वो 5g के बराबर आ जाएगा। तो 5g का मतलब इधर पे 50 न्यूटन हो जाएगा। g का वैल्यू मैंने 10 पकड़ा है। ठीक है, देख लो अच्छे से, इजी बात है। ठीक है, चलो आगे। A uniform rope of length L, total mass M, hanging from a fixed support. Find the tension at x length from the lower end. मतलब अभी जैसे किया, बस उसको मैंने कैसे दिया इधर पे, तो मैंने सिर्फ इधर पे वेरिएबल में दिया है कि अब बताओ x डिस्टेंस दूर जाके कैसे निकालना है। ठीक है, ये तो ऐसे ही है, तो आराम से निकाल लेंगे, अभी जैसे हम लोग ने सीखा था। टोटल मास इसमें कितना है? लेट्स से कैपिटल M। ठीक है, टोटल मास इसमें कितना है? कैपिटल M है। टोटल मास अगर कैपिटल M है, अगर टोटल मास कैपिटल M है, और लेंथ अगर टोटल देखोगे ना, लेंथ टोटल L है, तो मैं इधर पे फिर से यही लगाऊंगा कि L लेंथ में अगर तुम देखो ना तो कैपिटल M है, तो 1 में अगर तुम देखोगे ना तो M/L है, पर यूनिट लेंथ में M/L है। ठीक है, तो x लेंथ में M/L इंटू x हो जाएगा तुम्हारा मास। ठीक है, तो मास हमें मिल चुका है, तो बस इसका FBD बना के इसका आंसर निकाल लेना है। तो इसका FBD जब बनाओगे, इसका मास हमें पता चल गया, इसका मास है M/L इंटू एक्स, तो नीचे की तरफ लगेगा M/L इंटू एक्स इंटू जी लगेगा नीचे की तरफ, और ऊपर लगेगा तुम्हारा टेंशन T। ठीक है, और क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, इसमें एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन जीरो है, तो हम लोग लिख सकते कि इसका जो टेंशन ऊपर का है वही नीचे के बराबर हो जाएगा M/L इंटू एक्स, और साथ में जी लगा देना, तो यही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बट बेसिक क्लियर करने में ये सब मदद करेगा तुम्हारा। ठीक है, इजीली अगर तुम अभी कंफर्टेबली इसको कर पा रहे हो, मतलब तुम्हारा बेसिक क्लियर हो रहा है। ठीक है, चलो आगे देखो। यही एडवांस में एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये बीच में ही आ गया। ठीक है, ये कुछ अलग, मतलब तुम्हारा इसी चैप्टर का है, बट हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसके कुछ रिलेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये काइनेमेटिक्स और इस चैप्टर को मिला के दिया है, फोर्स वगैरह मिला के दिया है, तो ये मतलब इतना टफ नहीं है, ये तो कोई भी इंसान कर सकता है इसको।
ठीक है, जिसने नीट किया है वो भी कर सकता है, जो जेई कर रहा है वो भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है, ये पक्का एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। और ये दिया हुआ है अल्फा वाई आई कैप, क्या दिया है? अल्फा वाई आई कैप प्लस 2x जे कैप दिया हुआ है, ठीक है। और हमें चाहिए फोर्स निकालना। हमें पता है कि फोर्स जो होता है वो m इंटू एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मतलब एक्सेलरेशन को वेक्टर में निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो इधर से एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। इधर पे दो कंपोनेंट हमें दिख रहा है, तो दो कंपोनेंट अगर दिख रहा है तो इसको दोनों में तोड़ दो। एक तुम्हारा vx में तोड़ दो और तुम vy में तोड़ दो। vx वेक्टर अगर तुम देखोगे ना, vx वेक्टर ना लिख के vx लिखो, vx तुम अगर देखोगे ना तो इधर पे दिया हुआ है, दैट इज अल्फा वाई आई कैप दिया हुआ है। और अगर तुम देखोगे vy, तो vy तुम्हें दिखेगा अल्फा 2x, अल्फा 2x, तो 2 अल्फा x लिख सकता हूं मैं, 2 अल्फा x जे कैप, ऐसा। तो तुम्हें vx और vy दिया हुआ है, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि vx को तुम लिख सकते हो dx बाई dt, या तो तुम्हें एक्सेलरेशन चाहिए ना, तो तुम vx को ही क्या कर सकते हो? डिफरेंशिएट कर सकते हो। ये vx है ना, vx को डिफरेंशिएट करने से तुम्हें क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा। और x कितना मिल जाएगा? इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करने से अल्फा बाहर और y का डिफरेंशिएशन रह जाएगा, दैट इज dy बाई dt, ठीक है। और ये आई कैप में है तो आई कैप लगा दो इधर, ठीक है। तो ये आ जाएगा अल्फा dy बाई dt को फिर से तुम क्या लिख सकते हो? vy लिख सकते हो। dy बाई dt क्या होता है? vy तो होता है काइनेमेटिक्स, इतना ज्यादा हम लोग ने पढ़ा है, ठीक है, इतना क्वेश्चन करवाया है मैंने उधर। तो vy तो दिया हुआ है ना, vy कितना था? देखो vy कितना है? 2 अल्फा x, इधर बिठा दो 2 अल्फा x, ठीक है। dy बाई dt ये सिर्फ मैग्नीट्यूड मैंने लिखा है इधर, dy बाई dt सिर्फ मैग्नीट्यूड इधर पे है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड मतलब इसका मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। तो इधर पे आ जाएगा तुम्हारा 2 अल्फा स्क्वायर x, और ये क्या था? आई कैप में था, तो ये आई कैप में तुम्हारा एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। तो इसमें भी अगर एक्सेलरेशन निकालना है y एक्सिस का, तो y डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन होगा वो तुम्हारा हो जाएगा 2 अल्फा बाहर और x का डिफरेंशिएट, दैट इज dx बाई dt। तो dx बाई dt अगर तुम देखोगे तो वो दिया हुआ है, dx बाई dt तो तुम्हें पता है कि vx होता है, vx, ठीक है। अब vx कितना दिया हुआ है? vx दिया हुआ है, देख लो इधर पे अल्फा y दिया हुआ है, तो इधर अल्फा y और ये जे कैप लिख दो, अल्फा y और साथ में क्या लिख दो? जे कैप। तो अल्फा y जब लगाओगे तो 2 अल्फा स्क्वायर y और ये जे कैप हो जाएगा। सब कुछ मिल गया, मास हमें दिया हुआ है, तो फोर्स हम लोग 1 सेकंड में निकाल लेंगे, दैट इज फोर्स जो आया था वो हमारा आया था m ए वेक्टर। तो फोर्स इक्वल टू m, और ए वेक्टर के जगह में तुम क्या बिठा सकते हो? ए वेक्टर का ये आ गया तुम्हारा ax, ये क्या आ गया? ax आ गया ना, ये आ गया तुम्हारा ax, और ये तुम्हारा आ गया ay, ठीक है। तो ax और ay आ गया, तो ax आई कैप प्लस ay जे कैप, ठीक है, ax आई कैप प्लस ay जे कैप। तो ये आ जाएगा तुम्हारा m ax कितना दिया हुआ है? 2 अल्फा स्क्वायर y आई कैप प्लस क्या हो जाएगा? ay हमें मिला हुआ है 2 अल्फा स्क्वायर x जे कैप। देखो यही मिला हुआ है, उल्टा कर दिया क्या? वो उल्टा कर दिया, ये x था ना हमारा, उल्टा कर दिया बस। इसको ay कर दो, इसको x कर दो, इधर पे भी गलत हो गया। तो अब तो तुम्हें समझ आ गया ना क्या करना है, तो जल्दी जल्दी इसको निपटा दो, फिर हम लोग आगे जाते हैं, ठीक है। तो ax ay मिल चुका है, तो f जो हमें मिलेगा वो हमें डायरेक्ट अभी डायरेक्ट लिखते हैं क्या? देखो ax ay में देखो ये अल्फा स्क्वायर है, इसमें भी अल्फा स्क्वायर है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, दोनों में 2 है क्या? पक्का दोनों में 2 आ रहा है क्या? vy आता है ना, vy में 2 है, हाँ 2 है, 2 अल्फा ऐसा मिल जाता है, ठीक है। इसमें पहले से 2 दिया हुआ है क्या? हाँ इसमें पहले से 2 है, vx में 2 नहीं है, तो 2 अल्फा स्क्वायर, इसमें भी 2 अल्फा स्क्वायर, उसको बाहर निकाल दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा m के जगह में भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 अल्फा स्क्वायर m, ठीक है। और इधर पे आ जाएगा x आई कैप है क्या? नहीं, ये देखो x आई कैप है और y जे कैप, x आई कैप और y जे कैप। तो ऐसा कुछ ऑप्शन में दिया रहेगा, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये था कि हमें डिफरेंशिएट करना आता है कि नहीं, वो तो हमें काइनेमेटिक्स से आता है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, इतना ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है।
एक बार देख लो अच्छे से, गलत मत करना बस। ये देखना y इधर दिया हुआ है, ये vx है, कोई कोई इधर से इसको ये जो पार्ट है इसको vy ले लेगा कि y दिया हुआ है तो vy ले लेंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। ये तुम्हारा ये y है, जे कैप में है ना वो y है, ठीक है। चलो आगे आगे जाके तुम्हें फिर से देखो 25 का इस बार का ही क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है, ठीक है। एक आसान सा क्वेश्चन इधर पे दिया हुआ है कि तुम्हारे पास एक सीलिंग होगा ऐसे, इस सीलिंग से, ठीक है, इस सीलिंग से अगर तुम देखोगे तो हमारे पास ये एक रोप है और ये एक रोप है, ठीक है। इधर पे एक मास पक्का होगा और इधर पे एक रोप है। ये एंगल θ1 दिया हुआ है और ये एंगल θ2 दिया हुआ, ठीक है, ये दिया हुआ है। और ये दिया हुआ है कि इसमें जो टेंशन लग रहा है वो T1 लग रहा है और इसमें जो टेंशन लग रहा है वो T2 लग रहा है। और T1 और T2 का रिलेशन दिया हुआ है, दैट इज √3 T2 दिया हुआ है। मतलब ये अगर T2 है, इसको अगर मैंने T पकड़ लिया तो ये तुम्हारा हो जाएगा √3T, ठीक है, समझ आ गया। तो हमें चाहिए θ1 और θ2 का वैल्यू चाहिए और साथ में T2 का भी शायद वैल्यू चाहिए था, हमें लिखा हुआ था, हाँ T2 का मतलब T टेंशन भी चाहिए हमें। तो ये एक सेकंड का क्वेश्चन कैसे हो गया, क्योंकि हमें पता है कि इसका mg नीचे लगने वाला है और ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, कुछ बताया नहीं गया तो इक्विलिब्रियम पकड़ना पड़ता है, वो मैंने सेकंड क्लास में ही बताया तुम्हें। तो ये अगर θ2 है तो तुम्हें पता होगा कि ये θ2 होगा, ठीक है। कोई कोई इधर पे लेमिस थ्योरम लगाना चाहते हो तो तुम लगा सकते हो, बट दैट विल बी वेरी लेंदी, ठीक है। मैंने लगा के देखा है कि वो बहुत लेंदी हो जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर तुम ये θ2 होने से, क्योंकि दोनों वेरिएबल है ना इसलिए, तो ये तो t है इस तरफ, तो ये आ जाएगा तुम्हारा t cos θ। हम लोग डायरेक्ट इक्विलिब्रियम x एक्सिस y एक्सिस का फोर्स निकाल के इक्वल कर देंगे, ठीक है। राइट साइड इक्वल टू लेफ्ट साइड ऐसे इक्वल कर सकते हो, ऊपर इंटू नीचे। ये t होने से इस तरफ आ जाएगा तुम्हारा t sin θ2, ये तुम्हारा θ2 हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने एक तोड़ दिया और साथ में अगर देखोगे ये √3T है, तो ये अगर θ1 है तो ये θ1 होगा, तो ये √3 cos θ1 और इस तरफ आएगा √3T sin θ1। बोलो समझ आ गया बात, ठीक है। तो अभी mg के बराबर ये दोनों होना चाहिए, मतलब मैं लिख सकता हूं कि mg शुड बी इक्वल टू, क्योंकि ब्लॉक जो है, जो ब्लॉक है या तो जो बॉडी है, जो ब्लॉक है इज इन इक्विलिब्रियम, ब्लॉक जो है वो इक्विलिब्रियम में है, ब्लॉक जो है वो इक्विलिब्रियम में, ब्लॉक अगर इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर का फोर्स शुड बी इक्वल टू नीचे का फोर्स। ऊपर का फोर्स अगर देखोगे तो √3T sin θ1 प्लस T sin θ1, ठीक है, डिवाइडेड बाय अगर तुम देखोगे तो mg है, mg डिवाइडेड बाय देखोगे तो mg है, ठीक है। ये एक इक्वेशन मिल गया और ये फोर्स शुड बी इक्वल टू दिस फोर्स, तो T cos θ2 इज इक्वल टू √3T cos θ1, ठीक है। ऐसा इक्वेशन मिलेगा लेमिस थ्योरम करने से भी, ठीक है, सेम ही मिलेगा, टेंशन नहीं है। तो इसको काट दो, तो cos θ2 ठीक है, cos θ2 इक्वल टू √3 cos θ1, ऐसा कुछ तुम्हें मिल जाएगा एक इक्वेशन ये मिलेगा, ठीक है। हमें अभी sin θ1, अच्छा ये गलत हो गया क्या, sin θ1 और एक है sin θ2, ठीक है, ये sin θ2 है, ये sin θ2 है, ठीक है। इधर पे sin θ1 sin θ2 दिया हुआ है, इसको भी थोड़ा सा अगर टी हटा दोगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा √3 sin θ1 प्लस ये अगर देखोगे sin θ2 इक्वल टू तुम्हें क्या मिल जाएगा, mg। ये टी तो कटेगा नहीं, ठीक है, बाई टी ऐसे कर सकते हो, ठीक। तो ये और एक इक्वेशन तुम्हें इधर पे मिल गया, ठीक है। तो इधर पे अगर तुम देखोगे तो हमारे पास θ2 θ1 क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल इधर पे गिनो
एक है θ1, एक है θ2, ठीक है। और साथ में इधर पे अगर वेरिएबल देखोगे θ1 θ2 है, और साथ में एक टेंशन भी इस बार तुम्हारा वेरिएबल है, ठीक है। टेंशन भी तो एक वेरिएबल है। तो इधर पे 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशंस बट 3 वेरिएबल्स है, तो मतलब ये कभी सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 3 वेरिएबल्स है, 2 इक्वेशन, इसके लिए तुम्हें इधर पे ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन जब यूज करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, ऑप्शन में ये दिया हुआ था कि θ1 का वैल्यू 1 में दिया हुआ था, θ1 इज 60 डिग्री और θ2 इज 30 डिग्री, ये परफेक्टली मैच कर जाता है, ठीक है। ये जब इधर पे बिठाओगे तो θ1 जब 60 बिठाओगे तो ये √3/2 हो जाएगा, और θ2 जब 30 बिठाओगे ना तो ये क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। ये परफेक्टली मैच करता है। और साथ में जब इधर पे बिठाओगे ना तब टेंशन का वैल्यू भी एक इसमें दिया था, दैट इज mg/2 करके एक में दिया था, ठीक है। जब इसको बिठाओगे ना इधर से टेंशन भी तुम्हें मिल जाएगा, इधर लगे बिठा दो, कहीं पे भी बिठा दो, ठीक है। इधर पे बिठा दो, नहीं तो इधर तो अच्छा टेंशन कैंसिल हो जाएगा, इसमें बिठा देना तो तुम्हारा mg/2 क्या आ जाएगा, तुम्हारा टेंशन भी आ जाएगा, ठीक है। तो सब कुछ इधर पे निकल सकता है बट यूजिंग ऑप्शन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूज ऑप्शन, ठीक है। उसमें याद रखना ये सब करना पड़ता है, ऑप्शन को यूज करने से बहुत क्वेश्चन जल्दी जल्दी आंसर आता है, ठीक है। ऑप्शन को यूज करो, फिर क्या यूज करो, डायमेंशन को यूज करो, ठीक है। ऑप्शन में जो डायमेंशन रहता है ना उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। यूज डायमेंशन, ठीक है। और डायमेंशन मतलब यूनिट्स वगैरह यूज करके भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं। फिर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, मैथ्स में बहुत कुछ यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अल्फा बीटा गमा दिया है तो अल्फा और बीटा को कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो ये सब मतलब ऑप्शन को यूज करके तुम निकाल सकते हो, ठीक है। इसको नोट करो अच्छे से, जल्दी से, ठीक है। चलो आगे देखो, ए लाइट अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग पासिंग ओवर a smooth light pulley connected 2 blocks of mass m1 m2 if the acceleration of system is g/8। अच्छा, ये 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। ये अभी दिखाऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड में भी ऐसा ही कुछ है। देन रेशियो ऑफ द मासेस m1 m2/m1 m2/m1 हमें चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास इधर पुली दिया हुआ है, ये कितना आसान क्वेश्चन है, देखो कितना आसान क्वेश्चन भी आता है। ये m1 है और ये हमारे पास m2 है, ठीक है। डायरेक्ट ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने जो फॉर्मूला तुम्हें डिराइव करके भी दिया था और मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट भी सिखाया था कि लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि इसको कितना से खींच रहा होगा, ये m2g, और इसको रोकने के लिए m1g इस तरफ लग रहा होगा, ठीक है। तो m2g खींच रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, m2g खींच रहा होगा नीचे की तरफ और m1g उसको रोक रहा होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। ये इस तरफ जा रहा है बट ये बोल रहा है, ये देखो ना ये इस तरफ है और ये m1g नीचे की तरफ इसको खींच रहा है, ये ऊपर ऊपर लेके जा रहा है इसको, तो मतलब ये उसका क्या है, ऑपोजिंग फोर्स है, इसके वजह से ऐसे लिखना है। और डिवाइडेड बाई क्या करना है हमें, नेट मास। नेट मास क्या होता है, m1 प्लस, ठीक है। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स मैंने लिख दिया। कोई कोई बोलेगा सर टेंशन किधर है, टेंशन तो तुम्हारे दिमाग में है, ठीक है। टेंशन इधर पे नहीं लगता क्योंकि वो इंटरनल फोर्स है, टेंशन इधर पे नहीं लगेगा क्योंकि वो इंटरनल फोर्स है, ठीक है। तो इंटरनल फोर्स की वजह से टेंशन इधर पे लेना ही नहीं है, टेंशन को पूरा इग्नोर करना है, ठीक है। तो इधर पे A इजिकल टू हमें क्या मिल, अच्छा A दिया हुआ है कि g/8 है, तो इधर पे g/8 कर दो और इधर पे तुम लिख लो कि m2 माइनस m1, क्या चाहिए हमें, m2 माइनस m1, इधर पे g आएगा और इधर m1 प्लस m2। g ने g को मारा तो इधर पे 1/8 आएगा, इधर पे क्या आएगा 1/8 आएगा और इधर पे क्या आ जाएगा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब अगर तुम्हें कंपोनेंटो डिविडेंडो रूल आता है, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत मैथ्स आता है तो इसको जल्दी जल्दी तुम इधर से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कंपोनेंटो डिविडेंडो रूल अगर आता है, दैट इज मैं इधर सिखाता हूं तुम्हें, a/b इक्वल टू अगर m/n है, नहीं तो इसको इंटू करके भी ला सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट जल्दी करने के लिए a/b और m/n अगर इक्वल है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, a प्लस b, नीचे a माइनस b, ऊपर m प्लस n और नीचे माइनस n, ऐसे लिख सकते हैं। देख लो ये तुम्हें आता है कि नहीं, कंपोनेंटो डिविडेंडो रूल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये चीज अगर इधर पे मैं अप्लाई करूंगा ना तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस 8 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 8 हो जाएगा कि नहीं, होना तो चाहिए, ठीक है। जिसको पहले पकड़ते हो ना वो तुम्हारा a बन जाता है, दोनों में a ऊपर नीचे रहता है ऐसा। तो इसको भी अगर देखोगे ना तो ऊपर में ये प्लस ये हो जाएगा,
ये प्लस ये जब करोगे, ठीक है, ये प्लस ये करने से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2m2 आ जाएगा, 2m2 आ जाएगा। और डिवाइडेड बाय अगर नीचे देखोगे ना तो ये माइनस ही हो जाएगा, ये इससे जब माइनस करोगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या 2 माइनस 2m1 बच जाएगा। ठीक है, तो बस एक बार देख लो, इसके साथ इसको प्लस करो तो ये कैंसिल, ये रह जाएगा। और जब इसके साथ इसको जब माइनस करोगे तो ये -2m1 रह जाएगा, इधर से एक माइनस आएगा, देखो ये 9/7 आ जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, m2/m1 बस हो गया, ये बहुत आसान सा है। तुम कैसे भी करो, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाओ या नहीं लगाओ तो भी तो आंसर आएगा ना, बट मैंने इधर पे कुछ अलग तुम्हें सिखा दिया, उसको तुम यूज करना फिजिक्स में। ठीक है, मैथ्स में तो यूज करते ही होगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन देखो रिपीटेड, ये देख लो तुम, ये देख लो g/80 दिया हुआ है, ये 24 अप्रैल में है और ये 24 जैन में है, तो पहले जैन में आया होगा उसके बाद अप्रैल में आया होगा। ठीक है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, वैल्यू भी चेंज नहीं किया है, तो रिपीट तो हो रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, जेई मेंस आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, बहुत रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेड कॉन्सेप्ट को पकड़ो, इधर से ही क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है। ठीक है, बट वो मत भूलना कि PYQ करके ही हो जाएगा, नहीं, हमें स्टैंडर्ड किताबों का क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर चेंज हो गया कुछ उधर का उधर तो तुम्हारा साल बर्बाद हो जाएगा ना, इसके लिए तुम्हें रिस्क नहीं लेना है, रिस्क अगर लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, रिपीटेड ये क्वेश्चन है तो आंसर इसका आएगा m2/m1, लिख देता हूं, कितना आया था हमारा, 9/7 आया था। ठीक है, तो कैसे निकालना है, कंपोनेंटो डिविडेंडो ऐसे ही देखो, ये भी बस इसमें वैल्यू चेंज किया है और कुछ नहीं। ठीक है, ये भी इसमें वैल्यू चेंज किया है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते जल्दी जल्दी। ये m2 है, इस तरफ क्या लग रहा होगा, m2g लग रहा होगा, और ये m1 है। ठीक है, m2 ज्यादा दिया हुआ है ऑप्शन में, तो ये m1 को इधर दिखा देता हूँ, क्या जाता है, तो ये m1g बस हो गया। ऐसे हो गया कि हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो आता है वो आता है m2 - m1 इंटू g डिवाइडेड बाई m1 + m2। ठीक है, और a के जगह में तुम क्या यूज कर सकते हो, a के जगह में तुम यूज कर सकते हो, a के जगह में क्या यूज कर सकते हो, g/√2। ठीक है, और तुम्हें ये पता है कि ये m2 है, ये m1 है, ये g है, ये m1 + m2 है, g ने g को मारा, 1/√2 आ जाएगा, ये m2 - m1 डिवाइडेड बाई m1 + m2। ठीक है, आगे बस सेम कर देना है, हमें इस बार m1/m2 चाहिए। ठीक है, इस बार m1/m2 चाहिए, तो एक बार इसको घुमा दो, इसको एक बार घुमा दो तो क्या हो जाएगा, नहीं घुमाने से भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, बाद में घुमाना पड़ेगा, मैं पहले ही घुमा रहा हूं, तो ये आ जाएगा √2, ये क्या आ जाएगा, √2 डिवाइडेड बाई 1 आ जाएगा, और इधर अगर देखोगे तो ये आ जाएगा m1 + m2 डिवाइडेड बाई m2 - m1 आ जाएगा, बस इतना ही। ठीक है, अब तुम बस इसको प्लस कंपोनेंटो डिविडेंडो रूल लगा लो कि ऊपर ये प्लस हो जाएगा, नीचे √2 - 1 हो जाएगा, इधर अगर देखोगे तो ये प्लस ये हो जाएगा, ये प्लस ये जब करोगे ये कैंसिल, ये आ जाएगा 2m2 आ जाएगा। अच्छा, उल्टा हो गया क्या, अच्छा ठीक है, बाद में घुमा लेंगे फिर से। ठीक है, बाद में घुमा लेंगे। तो ये अगर देखोगे तो इसके साथ जब ये कैंसिल आउट करोगे तो 2m2 हो जाएगा, और इसके साथ ये जब माइनस करोगे तो ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा, 2m1 आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अभी घुमा लेना, ठीक है, मैंने पहले घुमा के गलती कर दिया, पहले ही सही आंसर आ जाता, दैट इज m1/m2। ठीक है, मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया है, देख लो, तो ऐसा ही कुछ आंसर आ जाए, आसान है, बहुत आसान है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर तुम देखोगे 3 ब्लॉक्स विद मास m, 2m and 3m are connected by string as shown in the figure. After an upward force F is applied on block m में एक फोर्स लगाया, the masses move upward at constant speed v। तो इधर पे सवाल इधर ऐसे दिया रहता है, हर जगह देखोगे कि कांस्टेंट स्पीड दिया रहता है, अचानक कांस्टेंट स्पीड या तो कांस्टेंट वेलोसिटी बता के देंगे। तुम्हें पता है कि अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम अगर देखोगे ना वो तो जीरो ही है,
एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो नेट फोर्स अगर देखोगे ना किसी भी ब्लॉक पे जीरो लगेगा, ठीक है। तो इसका आंसर जीरो ही है, इसका आंसर देखोगे तो जीरो ही आएगा। फिर भी मैं इधर पे एफबीडी बना के समझा देता हूं कि इसमें लग रहा होगा 3 mg, इसमें कितना लग रहा होगा 3 mg, इसमें क्या लग रहा होगा टेंशन लग रहा होगा, इसमें कितना लग रहा होगा टेंशन लग रहा होगा। बट ये 3 mg क्योंकि ये रेस्ट में है, रेस्ट में नहीं है, सॉरी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, बट इसका एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो है मतलब नेट फोर्स बराबर है, मतलब ये जो टी है वो 3 mg के बराबर होगा, ये जो टी है वो 3 mg के बराबर होगा। समझ आता है बात। तो ये 2m का अगर एफबीडी बनाओगे, 2m का अगर एफबीडी बनाओगे तो नीचे 2 mg लगने वाला है, नीचे क्या लगने वाला है 2 mg खुद का, ठीक है। और नीचे एक टेंशन भी तो है, वो टेंशन टी तुम्हें इधर पे मिलेगा, और ऊपर अगर देखोगे ना इधर पे एक टेंशन टी डैश होगा, जो ये mg इसका नीचे लगेगा और इसमें भी टी डैश तुम्हारा ऐसे लगेगा, टी डैश ऐसे ही लगने वाला है। तुम सबको अभी अगर सॉल्व करोगे ऊपर में ये टी डैश आ जाएगा, ठीक है। बट मुझे क्या ही लेना देना, क्योंकि इसका जो एक्सेलरेशन है, तुम ये समझो ना बात कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो तो जीरो ही है। क्यों मैं इधर पे कैलकुलेशन कर रहा हूं, एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स तो जीरो हो गया। नेट फोर्स जीरो के वजह से ही तो तुम ऊपर का और नीचे का इक्वल करते हो ना। बस मैंने एफबीडी बनाया उधर और बना के तुम्हें समझाया कि एक्सेलरेशन तो जीरो ही है, तो नीचे का फोर्स बराबर, और नीचे का फोर्स बराबर ऊपर का फोर्स। ये कब करते हैं, जब नेट फोर्स जीरो होता है तभी तो करते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जीरो क्योंकि इधर पे कांस्टेंट वेलोसिटी या तो स्पीड के साथ मूव हो रहा है, इसलिए एफ नेट जीरो, इसलिए हर एक बॉडी पे एफ नेट तुम्हारा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो नेट फोर्स इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो आंसर इज जीरो। चलो आगे, आंसर उसका जीरो आ गया, ठीक है। इसको एक बार ट्राई करो सॉल्व करने का, एक बार ट्राई करो। द बॉडी ऑफ वेट 200 न्यूटन इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए ट्री ब्रांच थ्रू अ चेन ऑफ मास 10 kg, यही में आया था। द ब्रांच पुल्स द चेन बाय ए फोर्स इक्वल टू, कितना फोर्स से, तो हमारे पास इधर पे क्या दिया हुआ है, एक ट्री ब्रांच दिया हुआ है, ठीक है। कोई ब्रांच होगा, उसमें कोई ब्रांच होगा इधर से, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, जिसमें से एक चेन ऑफ मास 10 kg लगा हुआ है। इधर पे एक चेन लगा हुआ है, देखो चेन ऐसे ड्रॉ करते हैं फिजिक्स में, ठीक है। ये चेन ऑफ मास 10 kg इधर पे लगा हुआ है। ए बॉडी ऑफ 200 न्यूटन इज सस्पेंडेड फ्रॉम द ट्री ब्रांच थ्रू अ चेन, मतलब इधर पे एक 200 न्यूटन नीचे लग रहा होगा इसका, ये बॉडी का नीचे 200 न्यूटन लग रहा होगा, क्योंकि ये 10 kg है तो 10 kg का भी तो नीचे लगेगा ना 100 न्यूटन। जी का वैल्यू 10 पकड़ना है, देखो जी का वैल्यू 10 पकड़ना है, जी का वैल्यू 10 पकड़ना है, तो ये 100 न्यूटन नीचे लगेगा और 200 भी नीचे लग रहा है, तो टोटल कितना हो गया 300 हो गया, टोटल कितना हो गया नीचे 300 हो गया, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 300। समझ आ गया क्यों, क्योंकि इधर पे इसका अगर एफबीडी बनाएंगे इस चेन का, ठीक है, इस चेन में अगर तुम देखोगे ना इस तरफ एक टेंशन लग रहा है, वही टेंशन ये जो ब्रांच है ना, ये ब्रांच को इस तरफ लग रहा होगा ये टेंशन, ठीक है। और इसका जो आएगा ये 10 kg इधर आएगा, 10 kg मतलब 100 न्यूटन इधर पे आएगा, ठीक है। और साथ में ये चेन को नीचे की तरफ ये जो 200 है ना ये भी खींच रहा होगा नीचे की तरफ, तो ये जो टेंशन है ये बराबर हो जाएगा इस दोनों के, तो टेंशन तुम्हारा 300 न्यूटन के बराबर होगा, क्योंकि रेस्ट में ही है ना, तो ऊपर का फोर्स शुड बी इक्वल टू नीचे का फोर्स। तो ये ब्रांच में देखो, चेन में ऊपर की तरफ लगा हुआ, ब्रांच में नीचे की तरफ टेंशन लगा होगा, तो टेंशन कितना आ जाएगा, ब्रांच में जो टेंशन लगा होगा वो कितना आ जाएगा 300 न्यूटन आ जाएगा। समझ आ गया ना बात, इजी बात है। चलो आगे, ठीक है। ए वुडन ब्लॉक ऑफ मास, देखना ये अच्छा क्वेश्चन, 5 kg रेस्ट ऑन ए सॉफ्ट हॉराइजेंटल फ्लोर। तो हमारे पास एक हॉराइजेंटल फ्लोर है इधर पे हमारे पास एक क्या है, एक हॉराइजेंटल फ्लोर है, ठीक है। व्हेन एन आयरन सिलेंडर ऑफ मास 25 kg इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। ये देखना, ये इधर पे एक आयरन कुछ रख दिया गया, आयरन सिलेंडर रख दिया गया, ठीक है। और ये तुम्हारा 5 kg था, और आयरन सिलेंडर अगर तुम देखोगे ना, आयरन सिलेंडर तुम्हारा 25 kg है,
आयरन सिलेंडर कितना है 25 kg है, और ये एक फ्लोर में रखा गया है। ये फ्लोर है, ठीक है, ये फ्लोर में इसको रखा गया है। द फ्लोर इल्ड्स एंड द ब्लॉक एंड द सिलेंडर टुगेदर गो डाउन एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब फ्लोर का जो मैक्सिमम है उससे ज्यादा लग गया होगा, ठीक है। फ्लोर का जो मैक्सिमम जो नॉर्मल होगा ना, फ्लोर क्या देता है, नॉर्मल देता है। फ्लोर ये जो पूरा इस फ्लोर पे है ना, तो ये फ्लोर इन दोनों पे एक नॉर्मल लगाएगा ना, ये नॉर्मल से भी इन दोनों का वेट बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। इसके वजह से वो नीचे चलना स्टार्ट कर दिया। कितना एक्सेलरेशन से, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। द एक्शन फोर्स ऑफ द सिस्टम ऑन द फ्लोर इज इक्वल टू, मतलब ये नॉर्मल का वैल्यू निकालने के लिए याद रखना। अच्छा, ये एक चीज इधर पे याद रखना तुम हमेशा, कि जो नॉर्मल होता है ना, जो नॉर्मल एक्शन या तो रिएक्शन, और जो ये टेंशन होता है ना, दोनों ही तुम्हारा हमेशा सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। मतलब ये अगर नॉर्मल का मैक्सिमम वैल्यू 300 है तो हमेशा वो 300 नहीं लगेगा। तुम अगर उस पर 250 दे रहे हो तो हमेशा 250 तुम पे लगाएगा। नॉर्मल का मैक्सिमम कितना है, 200 है लेट्स से, तो तुमने 150 दिया तो वो हमेशा तुम्हें 150 देगा, इक्वल एंड ऑपोजिट, समझ आया। 200 डायरेक्ट नहीं लगाएगा। उसी तरह फ्रिक्शन आगे हम लोग पढ़ेंगे, फ्रिक्शन भी एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। वो भी हमेशा, फ्रिक्शन का काफी टाइप्स होता है, तो एक टाइप उसका क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है। मतलब अपने हिसाब से नहीं, जितना तुम लगा रहे हो उसके हिसाब से वो अपना वैल्यू को चेंज करेगा, ठीक है। तो ये दोनों सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, याद रखना। तो ये दोनों को जब इसमें रखा ना, तो पक्का ये फ्लोर ये ले नहीं पाया। वो फ्लोर का जो नॉर्मल जो था ना, वो इतना ही था, एन ही था मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं लगा पाया। तो इसके वजह से ये फ्लोर को लेके नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये फ्लोर इसको कितना लगाया, वेरी सिंपल कि ये तुम्हारा कितना हो गया, 30 kg हो गया ना, तो पक्का 30 kg हो गया ना, तो पक्का इधर पे 30G लग रहा होगा नीचे की तरफ। कितना लग रहा होगा, 30G। और नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा होगा, ये नॉर्मल निकालना है। कोई सोच रहा है सर नॉर्मल इक्वल टू 30G कर दो ना, नहीं सर, नॉर्मल ऊपर 30G इक्वल, अरे नहीं, ये एक्सेलरेशन से जा रहा है नीचे, ठीक है, एक्सेलरेशन से जा रहा है नीचे। अगर दोनों बराबर होता तो एक्सेलरेशन 0 होता, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, तो ये पॉजिटिव 30G पॉजिटिव में आ गया, और नेगेटिव में क्या आ गया, नॉर्मल आ गया। इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा। एम अगर देखोगे तो 30 है, और ए अगर देखोगे तो 0.1 है। 0 कितना है, 1 है ना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3, ये आ जाएगा 30G, ये आ जाएगा n। तो n अगर इधर से देखोगे तो 30G माइनस 3, ठीक है। अभी अगर g का वैल्यू, इफ देखना इधर पे g का वैल्यू कुछ लेने बोला है क्या, कुछ नहीं बोला। तो g का वैल्यू अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देखना इधर से और कुछ सीखेंगे, तो नॉर्मल आता है तुम्हारा 300 माइनस 3, दैट विल बी 297 न्यूटन, ठीक है। लेकिन अगर g का वैल्यू तुमने, इफ g का वैल्यू 9.8 लिया ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो देखना n का वैल्यू आता है 39.8 माइनस 3, इतना आ रहा है ना। तो इससे जब सॉल्व करोगे ये आता है 291, कितना आता है, 291 न्यूटन। इसमें अगर देखोगे ना, दोनों ही दिया हुआ है, 291 भी दिया हुआ है, 297 भी दिया हुआ है। अब किसको तुम मार्क करोगे, ठीक है। तो ये भी तुम्हें एक बार चेक करना चाहिए एग्जाम में कि कौन सा क्या आ रहा है। तुम डायरेक्ट जी अगर बहुत पास है ना, तो जी को समझ के लेना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं दिया है तो जी को एक्चुअली 9.80 हम लोग पकड़ते हैं, ठीक है। अगर बता के दिया है कि 10 पकड़ो तो 10, ठीक है। क्यों, क्योंकि आंसर यही दिया हुआ था, ठीक है। आंसर तुम्हारा 291 ही दिया हुआ था, आंसर यही दिया हुआ था 291। मतलब जी को उन्होंने आंसर की में कितना पकड़ा है, आंसर की में उन्होंने 9.8 पकड़ा हुआ है, ठीक है। इसलिए आंसर की में क्या दिया हुआ है, 291 दिया है। तो तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि जी अगर ये बहुत ही आसपास होता है तो जी को 9.8 पकड़ के करना सोल्व। अगर बहुत दूर दूर है तो 10 पकड़ के कर लो, हो सकता है कि 10 से आंसर आ जाए, या तो उसके आसपास तो आ ही जाएगा, ठीक है। लेकिन ये पास था, इसलिए मैंने दोनों चेक करके तुम्हें बता दिया कि आंसर ये दिया हुआ था। ये भी आंसर हो सकता है, कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑप्शन दो थोड़ी आंसर होगा, एक ही आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो ये मंकी वाला बोला था ना, आज हम लोग मंकी सोल्व करेंगे। तो ये देखो मंकी वाला क्वेश्चन, ये मैं PYQ इतना सारा क्यों करवा रहा हूँ,
ताकि हर टाइप ऑफ वेरिएशन का क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। और अच्छा किताब का क्वेश्चन तो मैं करवा ही रहा हूँ, और जो मैं खुद जो ऑफलाइन बैच में पढ़ाता हूँ उसका भी क्वेश्चन मैं तुम्हें करवा रहा हूँ, ठीक है। तो तुम्हें ऑफलाइन वाला भी मिल जा रहा है, तो मेरा जो बना हुआ क्वेश्चन है वो भी तुम्हें मिल जा रहा है, और PIQ साथ साथ मिल जा रहा है, क्योंकि उसमें भी वेरिएशन देखना है ना कि क्या क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ए मंकी ऑफ मास 20 kg इज होल्डिंग ए वर्टिकल रोप। तो हमारे पास एक रोप है, हमारे पास इधर पे क्या है, रोप है। तो ये रोप में एक मंकी है जो 20 kg का है, ठीक है। ये मंकी है, ये मंकी है, ठीक है। तो ये मंकी इधर से पक्का इसको पकड़ा होगा, ठीक है। तो ये मंकी 20 kg का है, ये मंकी कितना kg का है, 20 kg का है। तो ये 20 kg हो गया, ठीक है। द रोप विल नॉट ब्रेक व्हेन अ मास ऑफ 25 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट, बट विल ब्रेक इफ द मास exit 25 kg. What is the maximum acceleration with which monkey can climb up along the rope? बता रहा है कि इस रोप में अगर तुमने 25 kg मैक्सिमम कितना लगा सकते हो, 25 kg, तब तक ये क्या नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा। मतलब 25G नीचे तुम ले सकते हो, ऊपर देखो टेंशन T है, G का वैल्यू 10 पकड़ना है, तो T शुड बी इक्वल टू जो T मैक्स है वो कितना आ जाएगा, 250 न्यूटन, ठीक है। ये मैक्सिमम टेंशन है, ये मैक्सिमम टेंशन है। इतना मैक्सिमम टेंशन क्या हो सकता है, लग सकता है किस पे, इस धागा या तो रोप पे कितना, इतना मैक्सिमम टेंशन लग सकता है। तो इसको कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ये ऊपर जा सकता है ये निकालना है। तो हमें टेंशन तो मैक्सिमम पता चल गया, अगर टेंशन मैक्सिमम लोगे तो ही तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम आएगा। तो अगर मंकी का अगर मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, मंकी का अगर मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, ठीक है, मंकी ऐसे पकड़ा हुआ था रोप में, ठीक है, मंकी का अगर मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो हमें ये मिल जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा कि ऊपर की तरफ उस टेंशन दे रहा होगा, ठीक है, ये ऐसे 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 चल रहा, तो ऊपर की तरफ टेंशन मैक्सिमम लेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन मैक्सिमम चाहिए, तो टेंशन ऊपर की तरफ हो जाएगा। और इसका 20 kg है ना, इसका 20 kg है ना, तो नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा 20G आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर की तरफ वो जा रहा है। एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना होना चाहिए, एक्सेलरेशन मैक्सिमम चाहिए तो T भी मैक्सिमम लेंगे, तो T माइनस, देखो ऊपर जा रहा है तो T माइनस नीचे 20G है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, MA 20 और A हम लोग को लिखना है। तो T हमें 250 दिया गया है, ये 200 हो गया है, और ये 20 A हमें चाहिए। तो इधर से अगर तुम देखोगे तो ये 50 हमें मिल चुका है, हमें क्या मिल चुका है, ये 50 मिल चुका है, और ये मिल चुका है 20A। तो इधर से अगर तुम देखोगे ना तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसका। ये मैक्सिमम आएगा क्यों, क्योंकि हमने पूरा रोप का जो ब्रेकिंग कंडीशन है ना, ब्रेकिंग टेंशन हम लोग ने ले लिया। हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम टेंशन को हम लोग बोल सकते हैं ब्रेकिंग टेंशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये ब्रेकिंग टेंशन है, इससे ज्यादा लग गया तो खत्म। तो इससे ज्यादा अगर 2.6 से भी 2.51 से भी अगर चलेगा ना तो टेंशन क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा अपना लिमिट से, और तुम्हारा ये जो रोप है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इतना ही टेंशन दे सकते थे, कितना टेंशन दे सकते, इतना दे दिया, दे के मैंने एक्सेलरेशन निकाला तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम आया, ठीक है। चलो आगे, और एक तुम्हारा मंकी का इधर पे है, फिर हमारा क्या हो जाएगा, आज का लेक्चर इधर पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो काफी शॉर्ट लेक्चर है, आराम से तुम देख सकते हो, इसलिए मैं शॉर्ट लेक्चर अभी बना रहा हूँ ताकि तुम देख के कवर कर सकते हो, इतना लेंदी हो जाएगा तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमारे पास ये भी मंकी का अभी क्वेश्चन है, ठीक है। तो मंकी का क्वेश्चन है, इसमें भी हमारे पास ए मंकी ऑफ मास 50 kg क्लाइम्स ऑन ए रोप व्हिच टेन, ठीक है, फिर से मैक्सिमम टेंशन दिया हुआ है 350 दिया हुआ। इफ मंकी इनिशियली क्लाइम्स डाउन with an acceleration of 4 meter per second square and then climbs up with an acceleration of 5 meter per second square, choose the correct option। कि टेंशन इक्वल टू 7 while climbing up, इतना दिया हुआ है। चलो पहले समझते हैं हम लोग क्या दिया हुआ। इस बार मंकी ड्रॉ ना करके मंकी को ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, यही मंकी है मेरे लिए। तो ये मंकी जो है ना वो 50 kg का है इस बार,
ये 50 केजी का है, ये अगर 50 केजी का है तो इसके नीचे लगेगा 50 जी, ठीक है, मतलब 500। ये 500 न्यूटन लग गया इसमें। ये 22 का है क्वेश्चन, ठीक है। और ये मंकी इनिशियली 4 मीटर पर सेकेंड से क्लाइम डाउन, ठीक है। तो ये तो एक टेंशन में पकड़ा हुआ है, मतलब एक रोप में, मतलब इसका अगर डायग्राम देखोगे तो ऐसा ही है, एक रोप होगा, ये रोप होगा और ये तुम्हारा मंकी, ठीक है, ये मंकी। तो ये अभी अगर डाउन आ रहा है, डाउन मतलब नीचे की तरफ आ रहा है, तो टेंशन तो ऊपर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है। और ये कितना से आ रहा है, ये 4 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ आ रहा है। तो बस इक्वेशन लिख लो, इसका कितना है 500 है, इक्वेशन लिख लो, बस हो गया। ये कितना है 500 है, ऊपर कितना है टी है, ठीक है, 500 माइनस टी इजिकल टू 50 ए, बस लिख दो, बस हो गया, ठीक है, एम ए। तो इधर से अगर देखोगे तो 500 माइनस टी इजिकल टू 50 इंटू 4, जो कि आ जाएगा 200, ठीक है, ये आने वाला है। और ये अगर देखोगे तो 500 माइनस टी, तो इधर से देखना कि टी जो आता है ना वो 300 आएगा, वाइल, हाँ ये दिया हुआ है, डाउनवर्ड जब आएगा तो 300 आना चाहिए, ये 350 दिया हुआ है, तो ये गलत है। चलो अपवर्ड वाला देख लेते, अपवर्ड वाला इक्वेशन बनाओ। अपवर्ड वाला इक्वेशन 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, तो ये मंकी है तुम्हारा, ये 50 टी, और ये तुम्हारा टेंशन, ये ऊपर जा रहे हो तुम, कितना से जा रहे हो 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये टी पॉजिटिव में आ जाएगा, माइनस नीचे 50 जी आ जाएगा, इक्वल टू एम ए आ जाएगा, दैट इज 50 इंटू ए, तो ये आ जाएगा 500 और ये आ जाएगा 50। ए अगर देखोगे तो ए है तुम्हारा 5, तो ये आ जाएगा 250, और इधर से 500 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 750 न्यूटन। मतलब ये भी तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ये भी तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। बोलो मंकी वाला केस समझ आ रहा है ना, मंकी का ऐसे केस आता है, ठीक है, तो ऐसे हमें सॉल्व करना है इस। तो रोप विल ब्रेक वाइल क्लाइंबिंग अपवर्ड, ठीक है, ये हमें अभी सॉल्व करना है कि जब हम लोग अपवर्ड जा रहे थे तब हमारे पास आया है, टेंशन आया है 750, बट मैक्सिमम टेंशन कितना है 350, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो अपवर्ड जाने के टाइम हमें कितना लग रहा है, हमें लग रहा है 750, मतलब यस रोप विल ब्रेक, यस करेक्ट है। लेकिन डाउनवर्ड जब जा रहे थे ना तब सिर्फ 300 आया था, मैक्सिमम है 350, बट आया कितना है 300, मतलब ये तो विस्टैंड हो सकता है, 350 से कम है तो विस्टैंड हो सकता है। तो रोप का ब्रेकिंग कंडीशन समझ आ गया, रोप का ब्रेकिंग कंडीशन समझ आ गया ना, कि टी ब्रेक मतलब टी मैक्सिमम, यही विस्टैंड वाला है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, टी ब्रेक हमेशा ज्यादा होना चाहिए, या तो इक्वल होना चाहिए, इक्वल होने से अच्छा टूटेगा नहीं, बट ब्रेक होने का कंडीशन ये है कि जो भी तुम्हारा टेंशन अभी लग रहा है वो तुम्हारा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए टी ब्रेक से। टी ब्रेक से अगर ये ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, रोप विल ब्रेक, रोप विल ब्रेक। सर ये ट्री ब्रेक क्या है, इसको बोलते हैं टी ब्रेक, ठीक है, इसको मैंने ट्री ब्रेक का नाम दे दिया, ट्री ब्रेक का नाम मैंने इसको दे दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन मुझे जो याद आ रहा है वो मैं इधर पे तुम्हें एक बार करवा देता हूँ, ठीक है, कि मुझे कुछ याद आ रहा है कि एक मंकी है, ठीक है, और ये लगा हुआ है तुम्हारा स्ट्रिंग के साथ ही, मंकी अभी ड्रॉ नहीं किया मैंने, यही मंकी है, ठीक है, यही तुम्हारा मंकी, यही मंकी, ठीक है, ये 25 केजी का है मुझे जितना याद आ रहा है। ये अगर 25 केजी का है तो नीचे की तरफ इसका कितना लग रहा होगा 250 न्यूटन, और मुझे जितना आ रहा है कि टी मैक्सिमम दिया हुआ था उस क्वेश्चन में, अभी चेंज कर लेंगे अगर ये एक्यूरेट नहीं है तो, ठीक है, तो चेंज कर लेंगे, एक्यूरेट शायद 600 न्यूटन दिया हुआ, ठीक है, तो अभी चेंज कर लेंगे अगर तो देखो इधर पे टेंशन कितना, तो तुम्हें बताना था कि कितना, अच्छा तुम्हें यह बताना था कि ऑप्शन ए ऐसा दिया हुआ था कि रोप विल ब्रेक इफ मंकी
ट्रेवल अप विथ ए इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और ये था रोप विल ब्रेक इफ मंकी ट्रेवल डाउन विथ ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये पोर्शन तो अच्छा नॉर्मल है, प्रॉब्लम नहीं है। और सी में था इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर वो अपवर्ड जाएगा, मूव्स अपवर्ड, ठीक है, मतलब रोप विल ब्रेक। इसमें या तो जब फ्री फॉल होगा, मंकी का जब फ्री फॉल होगा तब, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है तुम्हारा स्टैंडर्ड बुक में ही है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो सोल्व करने के लिए सेम वही हमारा सेम ही चीज़ है, और क्या ही करोगे, एक्स्ट्रा तो कुछ है नहीं हमारे पास। तो हमें बस क्या करना है, इसका एफबीडी बनाना है। पहला वाला अगर देखेंगे तो ऊपर जा रहा है, ऊपर अगर जा रहा है तो ऊपर जाने से ये आ जाएगा तुम्हारा टी माइनस, देखो ऑप्शन ए को चेक कर रहे, ठीक है। और मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, टी मैक्स को मैं चेंज कर सकता हूँ, वो भी मैंने बोला है तुम्हें। टी माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जा रहा है ना, तो टी माइनस क्या हो जाएगा 250 इक्वल टू 25 ए, ठीक है। तो ऑप्शन ए में ए का वैल्यू दिया हुआ है, दिया हुआ है 6, ठीक है। ए का वैल्यू दिया हुआ है 6, तो 6 अगर होगा तो वो तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। तो 250 क्या हो जाएगा, 250 प्लस ये तो ज्यादा ही आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा तुम्हारा कितना आ जाएगा 30, ये 150 आ जाएगा ना इधर, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 400, ठीक है। 400 न्यूटन आ जाएगा, इधर 600 दिया हुआ है, तो इधर पे तुम बोल सकते हो रोप विल नॉट ब्रेक। तो ऑप्शन 1 तो गलत हो गया, रोप विल नॉट ब्रेक, ठीक है। तो कौन सा कंडीशन में रोप ब्रेक होगा, रोप विल ब्रेक इफ मंकी डाउन ट्रेवल डाउन, ठीक है। डाउन अगर आएगा तो अभी हो जाएगा तुम्हारा 1215 माइनस, देखना ये डाउन आ रहा है, तो 250 माइनस आ जाएगा टी फिजिकल टू, इस बार क्या आ जाएगा 25 ए कितना दिया हुआ है 2 ही दिया हुआ है बस, ए कितना दिया है 2 दिया है, तो ये 50, ये कितना आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये 200 न्यूटन आ जाएगा। तो फिर से रोप विल नॉट ब्रेक, आई थिंक इसका जो दिया था वो 350 दिया था, अभी मैं चेंज कर दूंगा लास्ट में, ठीक है। अच्छा, रोप विल नॉट ब्रेक, हमें बस एनालाइज करना था ये दोनों कंडीशन को, ठीक है। इधर पे देखना वेलोसिटी कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है, ये हमें बस इधर पे एनालाइसिस करना था कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट दिया है इसका मतलब एक्सीलरेशन 0 है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन इधर पे 0 हो गया, तो इसका मतलब नीचे जितना लगेगा ऊपर उतना लगेगा, टी इजिकल टू 250 लगने वाला में, कितना लगने वाला है टी इजिकल टू 250 न्यूटन, ये बस मुझे इधर पे समझाना था, ठीक है। और डी ऑप्शन को अगर तुम देखोगे फ्री फॉल, तो ये मंकी है 25G से वो नीचे गिर रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा G हो जाएगा। और फ्री फॉल तभी होता है, याद रखना, अभी अभी जो आंसर आ रहा है उसको देखो, अभी जितना आंसर आ रहा है उसको देखो ना, ये कितना आएगा, इस बार 25G तुम्हें लेना है, माइनस टी करना है, देखो ये नीचे जा रहा है ना, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इक्वल टू क्या करेंगे 25A करेंगे, ए के जगह में जी तो रखना है, एक्सेलरेशन तो इस बार जी है, तो इधर से देखना टेंशन 0 आ रहा है। तो याद रखना फ्री फॉल के टाइम में हमेशा टेंशन क्या होता है, फ्री फॉल के टाइम में हमेशा टेंशन 0 होता है। फ्री फॉल का मतलब ही ये हो गया कि तुमने रोप को छोड़ दिया, रोप को अगर छोड़ दिया तो रोप में कोई टेंशन आएगा ही नहीं, रोप में अगर टेंशन आया नहीं इसलिए टेंशन का वैल्यू इधर पे 0 आ गया, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा इधर पे चेंज कर देता हूं कि ये जो था ना ये था तुम्हारा 390 न्यूटन दे दो, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में ये नॉट को हटा देना बस, ठीक है, रोप विल ब्रेक। और बाकी सिर्फ जितना भी इधर पे क्वेश्चन है, इधर पे ये जो तुम्हारा सी और डी पार्ट को हम लोग ने एनालिसिस किया अच्छे से इधर पे,
कि फ्री फॉल होने से क्या होता है, फ्री फॉल होने से तुमने पक्का रोप को छोड़ दिया होगा, इसलिए टेंशन तुम्हारा जीरो आएगा। तो हमेशा देखना टेंशन जीरो आ जाएगा। कैसे? क्योंकि ऐसे जा रहे हो ना, तो ये 25G माइनस टी इक्वल टू एम ए, ऐसे ही तो मैंने सिखाया था। तो 25G माइनस टी इक्वल टू एम ए लगाओगे, उधर से ए का वैल्यू जब जी बिठाओगे तो आंसर हमेशा ये 25 कट के जीरो आने वाला। ठीक है, तो पूरा लेक्चर को अच्छे से देखना और बताना कोई भी डाउट होने से। बट ये याद रखना कि रिवीजन ही करना है तुम्हें, रिवीजन जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा फायदा होगा। ठीक है, चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।